जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के वर्दी बैच में आपका स्वागत है। तो मैं आपको जीके जीएस में जो पार्ट पढ़ाऊंगा जीके का, उस पार्ट के साथ मैं शुरू करता हूं सबसे पहले सिलेबस की ओर। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ऑडियो और वीडियो क्लियर मिल रही है? ऑडियो और वीडियो क्लियर मिल रही है? यदि मिल रही है तो यस लिखें। ऑडियो और वीडियो क्लियर मिल रही है तो यस लिखें। गुड इवनिंग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को ना जीके में आपको 4 पार्ट पढ़ने होंगे, जिसमें कि एक है हिस्ट्री, उसके बाद आपको पढ़ने पड़ेंगे पॉलिटी, उसके बाद यदि बात करते हैं तो आपके पढ़ने पड़ेंगे ज्योग्राफी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। ये आपको चारों पार्ट जीके जीएस में पढ़ने पड़ेंगे। अब सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि इतना बिहार पुलिस का सिलेबस सब कुछ डाल दिया है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। जैसा कि कल सभी सर ने आपसे कहा था, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और क्या क्या छोड़ने हैं, उस टॉपिक की चर्चा करते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी, किस बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको आगे पढ़ाया जाएगा थ्योरेटिकल। कोई टेंशन नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यदि बात करते हैं हिस्ट्री का, जिस टॉपिक को आज मैं चलूंगा उसी का सिलेबस दे रहा हूं। अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो पहला सिलेबस है पूर्व इतिहास। पूर्व इतिहास, आद्य इतिहास। पूर्व इतिहास और आद्य इतिहास का मतलब हुआ कि हम लोग को पाषाण काल के विषय में पढ़ना है। जो पाषाण काल से पहले के काल है, आदि काल, उसके विषय में क्वेश्चन आपको उठाएगा। अगर दूसरे टर्म की बात करते हैं तो राष्ट्रवादी आंदोलन है। राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन तो यहां तक कि आप जानते होंगे कि 1857 से ही शुरू हो जाता है, लेकिन यह 1918 से लेकर के 1997 तक, यानी करेंट तक देना है। कहां से? 1918 से। तो कुल मिला के कह सकते हैं गांधी युग से ही आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आप पूरा पलासी का युद्ध और सभी क्रांतियों को पढ़ते रहे। यहां पर स्पष्ट तौर से लिखा है राष्ट्रवादी आंदोलन के विषय में 1918 से लेकर के 1997 के बीच में, यानी गांधी इरा के विषय में पढ़ना है। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन क्या क्या आपको पूछे जाएंगे उसी टर्म के साथ हम लोग चलेंगे। उसके बाद यदि बात करते हैं तो विभाजन और स्वतंत्रता दिया हुआ है, एवं स्वतंत्रता दिया हुआ है। तो विभाजन एवं स्वतंत्रता की यदि बात करते हैं तो विभाजन एवं स्वतंत्रता जो शब्द है ये भारत के विभाजन से है। क्लियर? और स्वतंत्रता के लिए जो जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए उसको लेकर के, और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग कैसे कैसे अलग हुआ, इस टर्म पर हम लोग देख लेंगे। उसके बाद से यदि अगले टॉपिक को चाहते हैं तो इसके बाद देखते हैं जिसको कहता है कि नए राज्य का दर्शन। हम लोग पहले जो देखे थे नए राज्य के दर्शन से पहले, तो पहले भारत जो था, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला के था। लेकिन अब पाकिस्तान पाकिस्तान और सीधे आपको बांग्लादेश को नहीं देखना है, केवल भारत को देखना है, केवल भारत को देखना है। इसके अलावे यदि चर्चा करते हैं पांचवें टॉपिक के साथ, तो पांचवा टॉपिक है आधुनिकता का वाहन। जैसे कि हम लोग कैसे कैसे विकास किए, इस टर्म पर देखना पड़ेगा कि आधुनिकता का वाहन क्या क्या है।
कैसे कैसे हम लोग विकास किए, विकास की कार्यक्रम क्या रही। इसके अलावे यदि देखते हैं तो छठा टॉपिक जो है वह क्या है, विवेक बनाम प्रेरित राजनीति। विवेक बनाम प्रेरित राजनीति, यानी जो राजनीति में आज के वर्तमान परिवेश में किस तरह से पार्टियां उद्धृत हुई है, उसके विषय में भी एक नजर डाल लेनी है कि आज के डेट में कैसे कैसे व्यवस्था बदलते जा रही है। जो पुराना इतिहास है उसको छोड़ करके हम लोग स्वतंत्र भारत के इतिहास को देखेंगे। इसके अलावे यदि बात करती है तो 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह को भी देख लेना है। इससे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम क्रांति के विषय में भी एक बार देख लेना है। इसके अलावे यदि बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अलावे तो आधुनिकीकरण है। क्या है जी, आधुनिकीकरण। यानी कैसे कैसे हम लोग विकास किए, कहां से क्या चीज लाए, कहां से कैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ाए, इस चीज को हम लोग को देखना पड़ेगा। इसके अलावे आधुनिकीकरण के अलावे भारतीय जागरण हो गया, जो कि 19वीं सदी में भारतीय जागरण, ये आपको कहता है कि 19वीं सदी में भारतीय जागरण का मतलब ये हो गया कि आपको सती प्रथा, विधवा विवाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा को कैसे दूर करके हम लोग आगे बढ़े। उसके अलावे जो टॉपिक है आपको मध्यकालीन आदेश है। मध्यकालीन आदेश यानी मध्यकालीन व्यवस्थाओं से एक नजर आपको देख लेनी है। इसके अलावा कोई इसमें विशेष टॉपिक नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे और यहां से बात करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं। तो आज के क्लास में क्वेश्चन के टाइप की ओर आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चे का जवाब है कि खान सर कहां हैं। खान सर भी आएंगे अपने टॉपिक को लेकर, वो भी जीके जीएस ही पढ़ाएंगे। जो पार्ट खान सर पढ़ाएंगे वो पार्ट मैं छोड़ दूंगा। लेकिन हिस्ट्री बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा टॉपिक है, समय कम है, इसलिए कुछ पार्ट को देखिए और समझिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले आइए यहां पर कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, आज के डेट में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आप लोग चलिए क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि पॉलिशवार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। पॉलिशवार पाषाण उपकरण जो है किस युग की विशेषता है। आपके पास चार ऑप्शन है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आप लोग इसको आंसर लगाइए। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि बात करते हैं पॉलिशवार पाषाण उपकरण का, तो ये आपको आंसर होगा मध्य पाषाण काल। जिन जिन लोगों का मध्य पाषाण काल है उसका आंसर सही है। मध्य पाषाण काल, पाषाण तो था ही, पत्थर था ही, लेकिन पत्थर के काल में यहां पर लघु पत्थर के औजार बनने लगे। लघु पत्थर के मतलब, लघु मतलब छोटा, लघु पत्थर के औजार बनने लगे। और इसका जो काल माना जाता है, इसका काल माना जाता है 12,000 से 10,000 बीसी। कितना? 12,000 से 10,000 बीसी के बीच ये आपको मध्य पाषाण का काल माना जाता है। अगर बात करते हैं पूरा पाषाण काल का, तो यह पत्थरों का काल था, यह पत्थर का काल था।
और नवपाषाण काल तो सबसे आधुनिकतम काल रहे। नवपाषाण काल सबसे आधुनिकतम काल रहे, जिसमें कि आपको पहिए का आविष्कार मिला, तमाम चीजों का आविष्कार, खेती का आविष्कार मिला। लेकिन पालिस्वार जो है पाषाण, मतलब पाषाणों के नवीनतम आकृति, पत्थर के नवीनतम आकृति को कहां दिया गया? तो मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर के औजार होते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में पत्थर के तो औजार हुए, लेकिन वह क्या हुआ, उसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर दिया गया। अब पालिस्वार कहता है तो पालिश का मतलब था पेंटेड, पेंटेड, उसमें और मॉडिफाई किया गया, कलरफुल किया गया। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन के साथ चलते, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको रहने वाला है, तो हर क्वेश्चन को देख लिया जाएगा, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि आद्य इतिहास और खाली स्थान है के बीच की अवधि, जिसे हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, उसे बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, उसे किस नाम से जानते हैं? आधुनिक इतिहास, प्रागैतिहासिक, पोस्ट इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। इसका जवाब दीजिए। यदि इसको देखते हैं तो कुछ लोगों ने सही जवाब दिया कि आद्य इतिहास और इतिहास के बीच की जो अवधि है, जो आद्य इतिहास, जिस समय व्यक्ति जो था बिल्कुल जिसकी जानकारी नहीं थी, जिस काल की हमको जानकारी नहीं मिलती है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक। क्या बोलते हैं जी? प्रागैतिहासिक। बी आंसर लगातार बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर आद्य इतिहास, जिस समय लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, प्रागैतिहासिक, जिस समय के कोई भी हमारे पास साक्ष्य नहीं है, और एक प्रागैतिहासिक काल में इसमें पत्थर के साक्ष्य मिले हैं, इसके बीच की अवधि जिससे हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, उसे क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक। और आद्य इतिहास के बीच का रिकॉर्ड बहुत ही कम है। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? पहला क्वेश्चन है अंजीरा से, दम्बसदात से, किलगुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कुल मिला के बोला जाए कि पशुपालन और कृषि के साक्ष्य, बिल्कुल सही आंसर। पशुपालन और कृषि के साक्ष्य जो मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। अगर मेहरगढ़ की बात की जाए तो मेहरगढ़ आज के बलूचिस्तान प्रांत के बोलन घाटी में है। कहां पर है जी? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आपको बोलन नदी घाटी में पड़ता है। यहां पर क्या हुआ? पशुपालन के और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना? मेहरगढ़ से यहां पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तमाम पशुपालनों के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। और आपको कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें कि जौ के साक्ष्य मिले हैं, उसके अलावे आपको धान के भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं, तो आपको मेहरगढ़ से मिले हैं। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे? आपके पास ऑप्शन है तांबा, कांसा, सोना और लौह, मतलब लोहा। पेन का कलर बदल दे, बिल्कुल बदल दे रहे हैं। अगर बात करते हैं हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे, तो तांबा का, कांसा का, सोना का और लोहा का। तो सिंधु घाटी के लोग, जहां तक प्रश्न आता है, तो वे लोग किस धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे? इसका सही जवाब क्या होगा? लोहा। लोहे का आविष्कार जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का देन रहा। तो लोहा के लोग यूज करना
नहीं जानते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? लोहा। जबकि सिंधु सभ्यता के लोग कांसे का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे जी? कांसे का उपयोग करते थे। अगर सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता के लोग कांसे का उपयोग करते थे। तांबा और टीन को मिला के क्या बनता था? तांबा और टीन को मिला के क्या बनता था? कांसा बनता था। तांबा का भी उपयोग हो गया इसी में, कांसा का भी हो गया, सोना का भी उपयोग के साक्ष्य मिले हैं, स्वर्ण मोहरें मिली है, लेकिन कहीं भी लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लोहा का जो आविष्कार हुआ है वह आपको वैदिक काल का देन है, और वैदिक काल की अवधि और हड़प्पा काल की अवधि में बहुत अंतर है। ये आपको 2350 से 1750 बीसी, जबकि वो 1500 से लेकर 600 बीसी का काल माना जाता है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल? जवाब दीजिए। आहड़, राखीगढ़, कालीबंगा, सुरकोटाडा। अगर बात करते हैं ये सभी पुरातात्विक स्थल, ये सभी पुरातात्विक स्थल आपको सिंधु घाटी सभ्यता से तीनों संबंधित है, राखीगढ़ी, कालीबंगा और सुरकोटाडा। लेकिन आहड़ जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगर आहड़ की बात करते हैं तो यह जो है राजस्थान की एक सभ्यता है। कहाँ की सभ्यता है जी? राजस्थान की सभ्यता है। आहड़ कहाँ की सभ्यता है? ये राजस्थान की सभ्यता है। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी गया क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, आपके सामने है, और इसका जवाब इतना गलती आया, इतना गलती आया कि आप देखिए कौन सा नहीं है, इस चीज को आप मत भूलिए। आप लोग, हम देख रहे हैं कि आप लोग क्या भूल रहे हैं, तो जहां पर अगर कोई ऐसा ट्रोल कर देता है तो उसको सीधे आप लोग भूल जाते हैं। इसके अलावे यदि बात करते हैं अगले प्रश्न पर, तो अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए और इसका सही जवाब दीजिए। अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें है पक्की मिट्टी से, फियांस यानी प्राचीन वस्तु से, अकीक से और सेलखड़ी से। सिंधु सभ्यता की अधिकतम मुहरें किससे बनी हुई है? तो सिंधु सभ्यता की यदि बात करते हैं तो अधिकतम मुहरें किससे बनी हुई है? सिंधु सभ्यता की अधिकतम जो मुहरें बनी है वो किससे बनी है? जवाब चाहिए। सिंधु सभ्यता की अधिकतम मुहरें जो बनी है वह सेल खड़ी से बनी है। किससे बनी है जी? सेल खड़ी से बनी है। सिंधु सभ्यता की अधिकतम मुहरें जो है वो सेल खड़ी से बनी है। कुल मिला के बात करते हैं तो यहां पर अधिकतम मुहरें जो है पक्की मिट्टी से नहीं बनी है। पक्की मिट्टी को क्या बोलते थे? टेराकोटा। टेराकोटा। मोटा मोटी फियांस मतलब कि प्राचीन वस्तु यानी कच्ची मिट्टी के। आर्किक, आर्किक से नहीं बने हैं। किससे बने हैं? सेल खड़ी से आपको यहां पर देखने को मिलता है। किससे? सेल खड़ी से बने हैं। अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग देखते हैं। बिल्कुल डी आंसर, बिल्कुल डी आंसर।
देखिएगा, ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जूते हुए खेत के प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जूते हुए खेत के प्रमाण, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के कालीबंगा, दायमाबाद, लोथल, आलमगीरपुर। जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहां से मिले हैं? जवाब इसका बिल्कुल सही आ रहा है। जूते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले हैं कालीबंगा, जिसको काले रंग की चूड़िया बोलते हैं, यह राजस्थान, कहां से है? राजस्थान से है। कालीबंगा कहां है? तो राजस्थान में। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो राजस्थान से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सही जवाब जा रहा है। अगर बात करते हैं जूते हुए खेत के साक्ष्य के, तो यहां पर दो फसल उगाए जाते हैं। यहां पर दो दो फसल उगाने के भी साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सही जवाब। अगर लोथल की बात करते हैं तो लोथल कहां है? ये भी क्वेश्चन बारंबार आता है। लोथल गुजरात में है। कहां पर है? यह गुजरात में है। लोथल कहां है? गुजरात में है। लोथल उस काल का एक गोदीवाड़ा था। लोथल उस काल का एक गोदीवाड़ा था, बंदरगाह था, डोकियार्ड, गोदीवाड़ा। ये लाइन क्लियर हो गया। यहां पर मैंने बोला कि कालीबंगा, जूते हुए खेत के प्रमाण कहां मिले हैं? कालीबंगा, कालीबंगा में मिले हैं। काले रंग की चूड़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बी आंसर नहीं, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र की बात करते हैं। यदि सूती वस्त्र की बात करते हैं तो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में। सूती वस्त्र के साक्ष्य, अगर बात करते हैं तो सिंधुवासी, सिंधुवासी कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे विश्व में। सिंधुवासी किसके? कपास के, कपास के उत्पादन करने वाले ये क्या थे? पहले क्षेत्रीय व्यक्ति थे। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये सब सिंधु सभ्यता का है। अगर बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में पड़ गया, हड़प्पा ये भी पाकिस्तान में पड़ गया, दोनों पाक में पड़ गया। पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, ये दोनों क्या है? भारत में। दो भारत का ऑप्शन है, दो पाकिस्तान का ऑप्शन है, और आंसर में बड़ी भेद आ रहा है, आंसर बहुत अंतर आ रहा है। यदि सूती वस्त्र के साक्ष्य की बात करते हैं तो अलग अलग सूती वस्त्र के साक्ष्य के भी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, लेकिन सूती वस्त्र के जो साक्ष्य मिलते हैं कहां से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? तो मोहनजोदड़ो को बोलते हैं मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का नाम क्या है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो कहां पड़ता है? तो आज के वर्तमान परिवेश में यह पाकिस्तान में पड़ता है। तो वहीं से सिंधुवासी के लोग सबसे पहले किस चीज का यूज करते थे? तो सूती वस्त्र के कपास का उत्पादन करते थे और सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। मृतकों का टीला। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? अगर बात करते हैं सिंधु सभ्यता से जो मिला है प्रमाण, मुहरें मिली है, जो प्रमाण मिले हैं, पत्थर मिले हैं पशुपति के, वहां पर किस जानवर के चित्र अंकन नहीं है? हाथी के, गाय के, गेंडा के, बाघ के। इसमें से किस जानवर के चित्र का अंकन नहीं है? आंसर बताइए, बिल्कुल आंसर कीजिए।
हाथी के मिला है, गेंडा के भी मिला है, बाघ के भी मिला है, हिरण का भी मिला है। किसका? हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण का भी मिला है और भैंसा का भी मिला है। किसका? भैंसा के भी साक्ष्य मिले हैं। अब जो नहीं मिला है उसका जवाब क्या है? जो नहीं मिला है उसका सही जवाब है गाय के साक्ष्य यहां पर नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति मोहर। अब पशुपति एक ऐसे देवता जिसके चारों तरफ से जानवरों का भीड़ लगा होता था, तो उस जानवर में कौन कौन चीज के मिले हैं? तो हाथी के मिले हैं, गाय के मिले हैं, बाघ के मिले हैं, गेंडा के मिले हैं, लेकिन गाय के क्या नहीं मिले हैं? हिरण और भैंसा के मिले हैं। इतने चीजों के वहां पर साक्ष्य देखने को मिले हैं। लेकिन किस चीज के साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो जो साक्ष्य नहीं मिले हैं वह गाय के साक्ष्य वहां पर नहीं मिले हैं। आप देख सकते होंगे कि इसी टाइप से बिहार पुलिस का क्वेश्चन रहता है। तो जैसे ही इसको थ्योरेटिकल पढ़ा दिया जाएगा तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं रहेगी। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है? देखिएगा कि आज भी पूछा जाता है कि यह शहर किस नदी के किनारे है। जैसे क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी के किनारे बसे शहर या जमुना नदी के किनारे बसे शहर, तो यमुना के किनारे बसे शहर यदि बात करते हैं यमुना का, तो आपको ये बात को जानना पड़ेगा कि पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। आज इंडिया में पढ़ते हैं ना जी। तो हड़प्पा शहर, हड़प्पा कहां पड़ता है? हड़प्पा पड़ता है आज के डेट में पाकिस्तान के इलाके में। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपको है सरस्वती नदी, सिंधु नदी, ब्यास नदी और रावी नदी। आंसर 4 आपके पास है। हड़प्पा जो शहर है यह जो बसा हुआ है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह जो है पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत में है। किस नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे। अब सिंधु नदी, तो सिंधु नदी तो इंडिया से निकलती है, सब इंडिया की नदी है जो पाकिस्तान बहती है। उसके बाद से बात करते हैं सरस्वती नदी। आज ये नदी विलुप्त हो गई है। आज ये नदी विलुप्त हो गई है। आज इस नदी के साक्ष्य नहीं है। तो सिंधु की सहायक नदी है सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। इसी को पंचनद बोलते हैं। सतलज, व्यासा, रावी, चेनाब, झेलम नदियां बहे पंजाब। इसी से पंजाब का नामकरण हुआ था। लेकिन आप इस बात को जान लीजिए कि पंजाब पाकिस्तान विभाजन के बाद 2 पार्ट में चला गया। एक आपको पश्चिमी पंजाब जो चला गया वो आपको पाकिस्तान के इलाके में चला गया जो बहुत उपजाऊ इलाका था, और पूर्वी पंजाब जो बचा थोड़ा सा इलाका वो भारत में बचा है। तो पंजाब का मैदान ही बना है 5 नदियों के कारण। मैंने बोला सतलज, व्यासा, रावी, चेनाब, झेलम नदियां बहे पंजाब। इसी से पंजाब का नामकरण हुआ है। तो ये आपको कहां पर पड़ता है? रावी नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशिष्ट रखता है? किसमें? चित्रकारी में, वास्तुकला में, नगर निर्माण योजना में, युद्ध में। सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशिष्ट स्थान रखता है? आपको क्वेश्चन है चित्रकारी में, वास्तुकला में, नगर निर्माण योजना में और युद्ध में। आंसर बड़ी बहुत ही भैरी कर रहा है। आंसर में आप लोग ना तमाम आंसर देते हैं, लेकिन चलिए सबसे सही आंसर है नगर निर्माण योजना। अगर सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो यह युद्ध की सभ्यता नहीं थी। यह क्या थी? शांति प्रिय सभ्यता थी। क्या थी जी? शांति प्रिय सभ्यता थी। इसमें कहीं भी युद्ध का चर्चा नहीं किया गया है। ये पूरा के पूरा शांति प्रिय सभ्यता थी। लेकिन अगर सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो यह एक सुनियोजित सभ्यता थी। सुनियोजित। आप देखिएगा कि यहां पर सिंधु सभ्यता में आपको नाली के, गली के, पक्की सड़क के साक्ष्य मिले हैं।
तमाम जो शहर बसे हुए हैं 90 डिग्री के एंगल पर बसे हुए हैं और मुख्य सड़कों से तमाम जो छोटी छोटी गलियां मिलती है ये सब सिंधु सभ्यता का देन है। अगर नगर निर्माण की बात करते हैं तो बहुत ही मॉडर्न सभ्यता रही। आज भी इस स्तर की बहुत कम शहरें इंडिया में या पाकिस्तान में हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह नगर निर्माण की योजना थी। और दूसरी ये भी बात कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। यही बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता रही। क्लियर कॉन्सेप्ट। सिंधु सभ्यता एक किस तरह की सभ्यता रही, तो शहरी सभ्यता रही। शहर में क्या होता है, सुनियोजित नगर होते हैं। क्या होते हैं जी, सुनियोजित नगर। वास्तुकला और चित्रकारी के यह काल नहीं रहे हैं। वास्तुकला और चित्रकारी के काल आगे चल के आपको देख दिया जाएगा, यदि जरूरत पड़ेगा तो गुप्त से क्वेश्चन उठा लिया जाएगा, गुप्त वंश से। अगले टर्म को चलते हैं, अगले टर्म को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। भारत में नहीं है। लोथल, रोपण, बाबरकोट और हड़प्पा, इसमें से कौन से स्थल भारत में नहीं है। तो सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल भारत में नहीं है। अगर बात करते हैं तो लोथल कहां है, गुजरात में। लोथल कहां है, गुजरात में। अगर बात करते हैं रोपण कहां है, तो यह है पंजाब में, भारतीय वाला पंजाब में है। अगर बाबरकोट की बात करते हैं तो यह भी कहां है, गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में। तो अब बचा क्या, हड़प्पा। हड़प्पा कहां है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत में है। तो सही जवाब क्या हो गया, हड़प्पा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन के साथ, चूंकि यहां पर नहीं पूछा था, यहां पर नहीं पूछा था। तो क्वेश्चन हम लोग को ना सीधे देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल से क्वेश्चन खूब रहेंगे, अच्छे खासे रहेंगे, ये आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा सिंधु सभ्यता से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको पढ़ना क्या है, इससे क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एक दो दिन क्वेश्चन जैसे ही चलेगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमको देना क्या है, पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। अब पढ़ना है तो किस स्तर पर पढ़ना है। आपको बिहार पुलिस में फैक्ट पूछता है, न कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं होगा, जो सिलेबस मांगता है उसी को हम लोग देंगे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग, सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन किससे बने होते थे। लोहा से, कांसा से, तांबा से, क्ले से, चिकनी मिट्टी से। सिंधु घाटी के लोगों का बर्तन किससे बने होते थे, लोहा से, कांसा से, तांबा से और किससे, क्ले से। इन सब बहुत सही आ रहा है, थैंक यू। आप देखते होंगे कि सिंधु घाटी के बर्तन जो होते थे ना, वो क्या मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। किसके मिले हैं, ग्रे पेंटेड वेयर कल्चर, यानी जो मिट्टी के बर्तनों को पेंट करके भी मिलता था उसके भी कल्चर नमूने देखने को मिले हैं। तो किसके मिले हैं, चिकनी मिट्टी। आप देखते होंगे कि जो बनता है, अगर कुम्हकार बनाते हैं मिट्टी का घड़ा तो किस मिट्टी से बनाते हैं, चिकनी मिट्टी से। तो क्ले के ही साक्ष्य मिले हैं, यानी चिकनी मिट्टी के साक्ष्य मिले हैं। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी। और लोहा के, तांबा के, कांसा के बर्तन के साक्ष्य वहां पर न के बराबर मिले हैं। कोई डाउट। अगले प्रश्नों के साथ चलते हैं, इसी टाइप के प्रश्न फिर मिलेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि मेहरगढ़ पुरा स्थल किस नदी के तट पर बसा हुआ है। मेहरगढ़, बोलन, सिंधु, स्वात, गोमल। मेहरगढ़ पुरा स्थल
किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मेहरगढ़ पुरा स्थल, आंसर लगाइए। यदि बात करते हैं तो सिंधु, स्वात, गोमल और बोलन, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। मेहरगढ़ जो है पुरा स्थल, यहां पर नौपाषाण काल के बहुत अधिक साक्ष्य मिले हैं। किस काल के? नौपाषाण काल के बहुत अधिक साक्ष्य मिले हैं। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से ज्यादा यहां पर नौपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। आंसर बहुत भैरी कर रहा है। सिंधु आंसर नहीं होगा, स्वात आंसर नहीं होगा और गोमल आंसर नहीं होगा। गोमल जो नदी है, गोमती नदी अफगानिस्तान की नदी है। सुवास्तु नदी जिसको स्वात बोलते हैं, सिंधु नदी, ये आंसर नहीं होगा। बोलन नदी घाटी, किसमें? मेहरगढ़ जो पूरा स्थल है वो बोलन नदी के किनारे बसे हैं। यहां पर गेहूं के दाने के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं के 3 किस्मों के साक्ष्य मिले हैं। किसके? गेहूं के दाने के साक्ष्य मिले हैं। और गेहूं के कितने किस्में मिले हैं? 3 किस्मों के साक्ष्य मिले हैं। ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहीं का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ में किस दाने के साक्ष्य मिले हैं, तो आपको गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं और आयताकार मकान के भी साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं जी? कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची ईंट के साक्ष्य मिले हैं, फियांस के। तो मेहरगढ़ पुरा स्थल से क्या मिले हैं? कच्चे ईंटों के साक्ष्य आपको देखने को मिले हैं। अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। सिंधु सभ्यता की निम्नलिखित साइटों से कौन सी पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा साइट जो है, कौन सा स्थल जो है पाकिस्तान प्रांत के लड़काना जिले में है? लोथल, बराबरकोट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आंसर लगाइए। हाँ बिल्कुल, आवाज तो सही आ रहा है। आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित साइट जो है पाकिस्तान प्रांत, मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत, माने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। और किस नदी किनारे है? तो जब सिंधु आंसर आ ही गया तो ये किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। जैसे कि मैंने बताया था कि लोथल क्या है? एक गोदीबाड़ा है जो गुजरात में है, भारत के गुजरात में है। यह क्या है? गोदीबाड़ा है। गोदीबाड़ा मतलब बंदरगाह, गोदीबाड़ा है, गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह है। बराबरकोट कहाँ है? तब सॉरी, बाबरकोट कहाँ है? तो बाबरकोट की यदि बात करते हैं तो ये भी आपको पड़ता है क्या? गुजरात में। और हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब में, पाक पंजाब में। तो हालांकि ये पाकिस्तान में पड़ता है लेकिन लड़काना जिले में नहीं, ये मैंने क्या होता है? लड़काना जिले में नहीं पड़ता है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो गया? मृतकों का टीला। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? आपको 4 ऑप्शन है, सरस्वती, सिंधु, ब्यास और रावी। अगर हड़प्पा स्थल की बात करते हैं तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही जवाब, लेकिन बहुत अंतर आ रहा है जवाब में। अगर बात करते हैं तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में भले पड़ गया लेकिन पाकिस्तान स्थित पंजाब में है। मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब का नामकरण ही हुआ है 5 नदियों के कारण।
जो सिंधु की सहायक नदी है पंचनद, जिसको कि मैंने बोला था सतलज, ब्यासा, रावी, चेनाब, झेलम नदियां बहे पंजाब। इसी 5 नदियों के कारण पंजाब का नामकरण क्या पड़ा था? पंजाब पड़ा था। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं हड़प्पा का, तो यह रावी नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। सरस्वती नदी आज के वर्तमान परिवेश में विलुप्त हो चुकी है, अभी नहीं बची है। सिंधु नदी इसके किनारे नहीं है। सिंधु के किनारे क्या है? मोहनजोदड़ो। और ब्यास नदी तो भारत में है। हड़प्पा कहां पड़ता है? हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान में। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा और आलमगीरपुर। अगर बात करते हैं पाकिस्तान के स्थल का, तो लोथल कहां है? इंडिया में है, गुजरात में। अभी मैंने कई बार बताया गुजरात में है। हड़प्पा कहां है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है। कहां है जी? हड़प्पा पाकिस्तान में है। कालीबंगा कहां है? काले रंग की चिड़िया राजस्थान में है। और आलमगीरपुर, आलमगीरपुर अगर सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो इसका जो पूर्वी इलाका, उत्तरी इलाका था मांदा, ये बलूचिस्तान का सुरको टाडा, सुतका गेंडोर कह देते हैं, सुतका गेंडोर। ये दक्षिण इलाका है दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। अब पूर्वी इलाका कहां है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहां है? मेरठ में। ये कहां है? मेरठ। मेरठ कहां पड़ेगा? यूपी में। तो कौन सा बचा आंसर? हड़प्पा। आंसर क्या बचा? हड़प्पा। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड होने के साक्ष्य प्रमाण प्राप्त है? यानी डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह। इसमें से किस स्थल में बंदरगाह होने के साक्ष्य प्राप्त है? आपके पास 4 ऑप्शन है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सॉरी हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। अगर हड़प्पा की बात करते हैं तो यहां पर एक अन्नागार मिला है। क्या मिला है जी? अन्नागार। अन्नागार मिला है। बहुत सारे अन्न के भंडार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं। यह पहला स्तर खोजा गया था, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? मृतकों का टीला यानी, और एक बहुत विशाल स्नानागार भी मिला है, विशाल स्नानागार। और लोथल से क्या मिला है? तो लोथल में ही गोदीवाड़ा मिला है। क्या मिला है जी? डॉकयार्ड, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर? तो लोथल। लोथल में क्या मिले हैं? डॉकयार्ड यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए, हम लोग के पास आज के सीरीज में दोस्तों 18 क्वेश्चन मौजूद थे। कितने क्वेश्चन? 18 क्वेश्चन। इससे हम लोगों ने निकाला कि सिंधु सभ्यता से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एक भी क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बहुत अच्छा रिसर्च से नहीं पूछा गया है। जो बिहार पुलिस का लेवल है उसी पुलिस के लेवल से हम लोग काम करेंगे और एक एक क्वेश्चन को निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा थ्योरेटिकल जब क्लास चलेगी तो क्वेश्चन निकालने में आपको कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन सीरीज केवल लेवल के लिए था। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।